हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि बैलेंस शीट का नया परफॉर्मा क्या होता है, कंपनी उसे कैसे डिजाइन करती है। आज हम लोग देखेंगे कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का नया डिजाइन क्या है, यानी पी एंड एल अकाउंट जो हम बनाते थे, अब नया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसे बनेगा उसे हम देखने वाले हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आने वाले हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज, वो तभी समझ में आ पाएंगे, उनका आधा आधा हिस्सा जब हमें ये समझ में आएगा जो आज की क्लास में कर रहे हैं। छोटा सा और अच्छा काम की चीज है, तो ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। आओ बेटा, सुनो बातें बंद। यहां देखेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसके यहां पे देखेंगे, सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे। अब इसका नाम क्या हो गया पी एंड एल अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर जो पहला कॉलम और डिजाइन आएगा वो बिल्कुल बैलेंस शीट वाले डिजाइन की तरह ही है। याद है क्या डिजाइन था? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है बेटा, यही डिजाइन है इसका भी। अब इसको बनाते कैसे हैं जरा ध्यान से सुनना बेटा। आप लोगों को याद है 11th क्लास में क्या था? नहीं भी याद हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्लास में यहां होता था ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना? फिर होता था पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आता था बाय सेल्स। क्या आता था? बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न, जिसको हम बाय नेट सेल्स भी कहते थे। क्लियर है? यहां होता था ओपनिंग स्टॉक, इसके नीचे होता था यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां होता था परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, यहां इनडायरेक्ट इनकम होती थी। बस इतना ही मेजर पार्ट देखना है आपको, नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। अब इनके नए नाम क्या रख दिए गए, आओ सुनते हैं। क्या आपको पता है एक सेल नाम की चीज होती है? सेल का मतलब होता है जो माल बिका। इसका नया नाम रख दिया, पता है क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम रखा गया? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ये किस चीज का नया नाम है बताओ? सर ये नेट सेल्स का नया नाम है। कोई डाउट किसी को बेटा? नहीं बेटा, यहां पे बहुत सारी इनकम हुआ करती थी, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बहुत सारी इनकम होती थी। उन इनकम को अब एक ही नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा उन इनकम को? अदर इनकम। क्या नाम दिया गया? अदर इनकम। ठीक है, तो बेटा ये वाली इस चीज का नया नाम क्या रख दिया इन्होंने? RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जितनी भी इनकम होती है दुनिया भर की, कोई भी ऐसी इनकम बोल दो जो आपके दिमाग में शब्द आ रहा हो, जैसे कि बैड डेब्ट रिकवर्ड या कोई भी वर्ड आ रहा हो, कोई भी ऐसी इनकम जो आपके दिमाग में है, उसको इन्होंने नया नाम क्या दे दिया? अदर इनकम। सेल को नया नाम क्या दिया? RFO। जो भी इनकम होती है उन सबको क्या बोला? अदर इनकम। आ रहा है समझ में? इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर को इन्होंने बोला टोटल रिवेन्यू। क्या बोला बेटा? टोटल रिवेन्यू। इसे ए पॉइंट दे देता हूं, हाँ या ना? रिवेन्यू का मतलब होता है आने वाले सोर्सेज, जहां से पैसा आता है। सेल से पैसा आता है और इनकम से पैसा आता है, तो टोटल रिवेन्यू समझ में आया। तो इनकम साइड में दो ही आइटम है। क्या क्या आइटम है बेटा इसमें? RFO और अदर इनकम। कोई भी इनकम दे रखी हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फलाना वलाना, कोई भी चीज, वो सारी क्या कहलाएंगी? अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल रिवेन्यू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये था हमारा इनकम का पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंसेस का। तो अब हम यहां पे एक हेडिंग डालेंगे बेटा। क्या करेंगे? यहां पे एक हेडिंग डालेंगे, एक्सपेंसेस। डन। तो एक्सपेंसेस को हम क्या, ये एक्सपेंसेस नाम से हेडिंग आ गई और अंडरलाइन कर दिया। अब एक्सपेंसेस में कुछ आइटम है, 5-7 आइटम, और उन्हें भी हमें लाइन से याद रखना है। लाइन से याद रखने के लिए आपको जो मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, लाइन से सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया होगा कि हमारी एक रेडीमेड शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है। हम स्कूल यूनिफॉर्म बनाते हैं व्हाइट कलर की, बताई हुई है ना फैक्ट्री है हमारी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? कपड़े की थान लाते हैं, कपड़ा काट के व्हाइट कलर की शर्ट्स बनाते हैं स्कूल की बच्चों की। क्लियर है? तो अब आप लोग को बस यही बात ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को, ऑर्डर को याद करना है। सुनना, सबसे पहले हमने बिजनेस में जो हमारा खर्चा हुआ वो क्या हुआ? शर्ट को बनाने का खर्चा। शर्ट को बनाने के लिए हम मटेरियल लेके आए थे, हाँ या ना बेटा? मटेरियल लेके आए थे, रॉ मटेरियल। तो हमने जो रॉ मटेरियल यूज किया, उस यूज करने को बोलते हैं कंज्यूम करना। क्या बोलते हैं? कंज्यूम। तो जो पहला आइटम है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या नाम है बेटा इसका?
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, इसको COMC के नाम से बोलेंगे। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई डाउट किसी को? नहीं। दूसरा बेटा, आपको मैंने बताया था हमारा एक शोरूम भी है जहां पे हम ना केवल ये शर्ट्स बेचते हैं, दूसरी ब्रांड्स की जींस वगैरह खरीद के भी बेचते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरे का माल खरीद के बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बैलेंस शीट में भी मैंने बताया था स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। जब हम अपना माल नहीं किसी और का माल खरीद के बेचते हैं तो वो क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। तो यहां पे अगला आइटम क्या आएगा बेटा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो हमारा खुद का मटेरियल है उसके लिए वर्ड क्या यूज किया? कंज्यूम्ड। और जो बाहर से दूसरों का माल खरीद के बेच रहे हैं वो स्टॉक इन ट्रेड के लिए क्या यूज होता है? परचेज। क्लियर है बेटा? अब अगला वर्ड आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या वर्ड आएगा अगला? चेंजेस इन इन्वेंट्री। आपको पता है ना, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का नया नाम है, स्टॉक का नया नाम इन्वेंट्री होता है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब हुआ यहां होता था ओपनिंग स्टॉक, यहां क्या होता था? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई का मतलब इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ रही है बात समझ में? यहां ये खर्चा आ जाएगा, यहां ये खर्चा आ जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक 60 है, क्लोजिंग 40 है तो पॉजिटिव का 20 आ जाएगा। अगर ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 80 है तो नेगेटिव का 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है। उसके बाद ये तीन चीजें आइटम पहले याद करो। ये तीन याद हुए या नहीं हुए? हो गए। अब यहां पे बचे बहुत सारे खर्चे, अलग अलग तरीके के खर्चे। उन खर्चों को एक नई कैटेगरी दी गई बेटा। क्या दी गई? नई कैटेगरी। सबसे पहले खर्चे का नाम रखा गया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या नाम रखा गया बेटा? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए किया गया कोई भी खर्चा किस नाम से आता है बेटा? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। 11th में हमें याद करवाया जाता था कि वेजेस ऊपर आता है, सैलरीज नीचे आता है। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेजेस हो चाहे सैलरी हो चाहे एम्प्लॉय पे किया गया कोई भी खर्चा हो वो कहां पे आएगा बेटा? एम्प्लॉयज बेनिफिट। यानी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया गया कोई भी खर्चा हो वो किस हेडिंग में आएगा? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। इसके बाद अगला खर्चा आता है हमारा बेटा फाइनेंस कॉस्ट। कौन सा खर्चा आता है? फाइनेंस कॉस्ट। बेटा अपन डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं, उन्हें इशू करते समय डिस्काउंट ऑन इशू नाम से खर्चा होता है। अपन बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे बैंक वाला बैंक चार्जेस काटता है हम लोगों के। ठीक है, तो वो सारे खर्चे कहां पे आएंगे बेटा? फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा, एक बार चेक करो अगला डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है। कौन सा है? यही है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगला आइटम आता है बेटा हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बेटा आपको पता है असेट दो तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक टेंजिबल जैसे कि बिल्डिंग, इंटेंजिबल जैसे कि गुडविल। बेटा टेंजिबल की वैल्यू कम करनी हो यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी हो तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? उसी तरीके से अगर इंटेंजिबल की वैल्यू कम करनी हो जैसे कि गुडविल की वैल्यू कम करनी हो तो उसे हम बोलते थे राइट ऑफ करना। क्या बोलते थे? गुडविल को राइट ऑफ। बेटा ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, ये राइट ऑफ का ही नया नाम है। किस चीज का? राइट ऑफ। देखो असेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। वैल्यू दोनों की कम करनी है। टेंजिबल की कम करते हैं तो उसे किस नाम से पुकार देते हैं? ये डेप्रिशिएट हो गई। जैसे बिल्डिंग है, अगर उसकी वैल्यू कम करेंगे तो क्या बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगर गुडविल है उसकी वैल्यू कम करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसे अमोर्टाइज कर दिया यानी कि राइट ऑफ कर दिया। जिसे हम लोग पहले राइट ऑफ के नाम से जानते थे अब उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइज बोलते हैं। क्या बेटा? हाँ, कैश फ्लो में भी ये बात बोली होगी, बिल्कुल सही। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ चलो बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ सभी को? अगला अदर है सीधा या एक और है? अभी कोई एक और अदर आ गया ना। चलो बेटा, वो खर्चा जो इन तीनों में से कहीं पे भी ना जा पाए उसे हम क्या बोलेंगे? अदर एक्सपेंस। इसकी लिस्ट याद करना बेकार है। जितने भी आइटम जो ऊपर इन तीनों में से कहीं ना आ पाए हों वो कहां जाएंगे? अदर एक्सपेंस में। देखो बेटा तीन तीन करके ऐसे याद रख लो। तीन आइटम तो मटेरियल से रिलेटेड है, सामान से रिलेटेड। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और तीसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये तीनों चीजें कोई खर्चे हैं या तीनों चीजें इन्वेंट्री से रिलेटेड आइटम है? इन्वेंट्री से रिलेटेड।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है, और चेंजेस ऑन इन्वेंट्री भी। फिर अगले 3 आइटम जो है वो एक्सपेंसेस के हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अदर एक्सपेंस जो है ये क्या है, जो चीज ऊपर कहीं भी नहीं गई वो कहां आ गई, अदर एक्सपेंस में आ गई। क्लियर है बेटा? चलो बेटा यहां तक के जब हम खर्चों को जोड़ देंगे, कहां से कहां तक बेटा, यहां से लेके यहां तक के खर्चों को जोड़ देंगे तो उसे क्या पुकारेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। इसे बी नंबर दे दूं, ठीक है बेटा, समझ गए। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दो तो क्या बचता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगला आइटम क्या माइनस होना चाहिए, टैक्स। तो टैक्स को माइनस कर दोगे तो जो आंसर बचेगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? बताओ समझ में आया नहीं आया? कैश फ्लो में कह रहा हूं ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आगे तक काम आएगा, बड़ी क्लासेस में भी, इस बुक में तो काम आना ही आना है। ये मैंने आज की शुरुआत में बोला था कि आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? हो रहा है? अब बेटा इसके अंदर के आइटम याद करने हैं, ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर आइटम, जैसे कि अगर मैं बात करूं आरएफओ किसको बोलते हैं, तो बेटा आरएफओ या नेट आरएफओ किसको बोलते हैं, बेटा नेट आरएफओ का मतलब होता है नेट सेल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब होता है इसमें कैश सेल्स भी आएगी, ठीक है, इसमें क्रेडिट, चलो बातें बंद बेटा, इसमें कैश सेल्स भी आएगी, इसमें क्रेडिट सेल्स भी आएगी, और इसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न है बेटा तो वो माइनस हो जाएगी। आपको पता है सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम भी होता है रिटर्न इनवर्ड, हाँ या ना, तो वो माइनस हो जाएगी, हाँ या ना। ये होती है नेट सेल्स। बेटा अदर इनकम, देखो अदर इनकम की लिस्ट बनवाना बेकार है, फिर भी मैं 1-2 आइटम लिखवा देता हूं यहां पे, क्योंकि अदर इनकम का मतलब दुनिया जहान की कोई भी इनकम अगर आपके दिमाग में आती है तो वो कौन सी इनकम है बेटा, अदर इनकम ही है। तो इसकी क्या, डोनेशन बेटा देते हैं हम, हमारा एक्सपेंस होता है बेटा, कंपनी को डोनेशन नहीं मिलता, एनपीओ को मिलता है डोनेशन, ये रूल कंपनीज पे लगते हैं, ठीक है। इनकम कोई भी हो कहां पे आएगी, यहां पे। आओ मैं 1-2 बता देता हूं जो बुक में अक्सर मिलती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए इनकम है या नहीं है, है। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड, बेटा आपने कहीं शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो बदले में आपको हर साल क्या मिलता है उस कंपनी से, डिविडेंड, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड या बैड डेब्ट रिकवर्ड, मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने 1-2 अंदाजा ना आपको बता दिए हैं, काफी हैं। आपको कोई भी इनकम नजर आए वो आप यहीं पे डालना, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है बेटा। चाहो तो लिखो कमीशन रिसीट वगैरह, काम का नहीं है बेटा वैसे ज्यादा। चलो अगला आइटम, ये था हमारा 2 नंबर आइटम, अदर इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बेटा मटेरियल का मतलब समझ रहे हो, मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, और जो मैं समझाने जा रहा हूं वो कंज्यूम निकालने का तरीका है। वो किस चीज का निकालने का तरीका है, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है उपभोग करना, कितनी चीज हमने कंज्यूम कर ली। बेटा मैं इसको अक्सर अपनी क्लास में, हाँ यूज कर ली, इसको मैं अक्सर अपनी क्लास में एक बात बताता हूं, कई बार बच्चों को बताता हूं, आप लोगों को भी बता दूं। हाँ बिल्कुल वही चेन स्मोकर्स वाली मैंने बताई होगी बात, आपको बताई थी बेटा। मैं आज जब अपनी कॉलेज लाइफ में था तो मैं एक चेन स्मोकर हुआ करता था। चेन स्मोकर जानते हो बेटा कौन होता है, हाँ जो पूरे दिन सुट्टा लगाता रहता है ना, पूरे दिन। तो बेटा बहुत बड़ा चेन स्मोकर था, इतनी बुरी आदत थी कि रात को मतलब अपने तकिए के नीचे भी रख के सोता था के अंदर, है ना, कि अगर रात को नींद खुल जाए तो एक आधा सुट्टा लगा देंगे। खैर एक दिन की बात बताता हूं आप लोग को, एक एग्जांपल देता हूं, आप सीख जाओगे कि कंज्यूम क्या होता है, कंज्यूम समझ जाओगे। कंजम्पशन, लाइफ में कंजम्पशन कहीं भी आए यही फार्मूला लगाना, किसी भी टॉपिक में आए कंजम्पशन लगाना। सुनो कंजम्पशन क्या होता है बेटा, एक बात इमेजिन करके देखना कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैंने जैसे ही अपनी डब्बी खोल के देखी उसमें कितनी थी, 3 थी। मैंने सोचा 3 में तो दिन नहीं चलेगा, क्या होगी डब्बी में, आ जाओ,
आ जाओ, कितनी थी उसमें? 3। मैंने कहा 3 में तो दिन नहीं चलेगा, मैंने बाहर जाके कितनी डब्बी और खरीद ली? 2 डब्बी और खरीद ली। एक डब्बी में कितनी होती है बेटा? 10। कितनी होती है? 10 होती है। पागल हो, दर्जन के केले थोड़ी है। चलो, कितनी होती है बेटा? 10 होती है ना? तो मैंने एक दिन में कितनी डब्बी और खरीद ली? बाहर जाते सुबह 10 डब्बी और खरीद ली। जब मैं 2 डब्बी और खरीद ली, सॉरी 2 डब्बी और खरीद ली। रात को जब मैं सोने गया तो मैंने देखा कि भाई अभी कितनी बची हुई है, तो मैंने देखा उसमें 4 अभी भी रखी हुई थी। कितनी रखी हुई थी? 4। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो मैंने पूरे दिन में कितनी कंज्यूम कर ली? बताओ कोई। सुबह उठा था तब 3 थी, 2 डब्बी सुबह उठा था तब 3 थी, 2 डब्बी और खरीद ली। सुबह उठा था तब 3 थी, 2 डब्बी और खरीद ली। रात को सो रहा हूं तब 4 बची हुई है एक डब्बी के अंदर लास्ट वाली। कितनी हुई? आपने कैसे निकाली? कोई फार्मूला आता है क्या आपको? कैसे निकाली? ये तो बड़ी जल्दी समझ गए आप लोग हैं। सर ने कितनी कंज्यूम करी, बड़ी जल्दी समझ गए। 19 कैसे निकाला? सर कंजम्पशन कभी भी निकालना हो तो उसका तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस, पागल हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किस चीज का स्टॉक? रॉ मटेरियल का। ये भी किस चीज का स्टॉक? रॉ मटेरियल। और ये परचेज भी किस चीज का? रॉ मटेरियल, क्योंकि ये टॉपिक किस चीज का चल रहा है? रॉ मटेरियल का। समझ लो, 4 पहले से थी, 20 और खरीद ली, 24 माइनस 3, नहीं माइनस कितनी? 4। 3 पहले से थी, 3 + 20 23 माइनस 4 कितनी हो गई? 19। कंजम्पशन कभी भी निकालना हो तरीका ये यूज होता है। ठीक है बेटा? चलो ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे याद किया था। आ जाओ, चलो करें। चलो पॉइंट नंबर 4। चलो अगला पॉइंट परचेज ऑन स्टॉक एंड ट्रेड का कोई नोट नहीं होता, चेंजेस इन इन्वेंट्री का कोई नोट नहीं होता। सीधा किस पे आ जाओ? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। बुक में देखो आगे कोई नोट बना के दे रखा होगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस पे, एक बार खोल के देखना। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, कोई आगे एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, एक बार खोल के देखो मिली क्या बुक के अंदर? जहां P&L बता रखा है उससे 1-2 पन्ने आगे देख लो। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, लाओ मेरे को दे दो, P&L निकाल के दे दो, कहां पे है वो भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ये चैप्टर ही मैडम ने गलत खोला हुआ था। लो बेटा चलो शुरू करें। चलो चलो चलो, ये पॉइंट याद रखने लायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का। बेटा एम्प्लॉय को क्या क्या दिया जा सकता है? सर वेजेस देंगे तो भी यही आएगा, सैलरी देंगे तो भी यही आएगा। चलो अगर एम्प्लॉय को कमीशन दिया तो भी यहीं पे आएगा, अगर एम्प्लॉइज लिखा हुआ हो तो, वरना आता नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉय को बोनस भी देते हैं ना दिवाली वगैरह पे, तो भी यहीं आएगा। कई बार एम्प्लॉय बोलता है सर मैं छुट्टी के दिन भी काम करने आया था, मुझे उसका भी पैसा दो। छुट्टी के दिन काम करने आया था संडे को, उसका भी पैसा दो। तो उसे किस नाम से कहते हैं? लीव एनकैशमेंट, यानी लीव के बदले पैसा देना, उसको क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट। तो ये भी कहां आएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट में ही आएगा। उसके बाद बेटा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बेटा याद रखना उसमें था प्रोविडेंट फंड पेबल, किसमें था वो? अदर करेंट लायबिलिटीज में। और यहां क्या है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी इसी में आएगा। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ देखते ही पता चल रहा है कि इसी टॉपिक में आना चाहिए ये स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। बेटा वेलफेयर के लिए किया गया कोई भी खर्चा, कैंटीन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ये भी सब यहीं आएंगे। याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है ये, कैंटीन का कोई खर्चा है, एम्प्लॉइज के मेडिकल के लिए हमने खर्चा किया है कोई, वो भी यहीं पे ही आएगा मेडिकल एक्सपेंसेस। और ईएसओपी और ईएसपीपी, अगर ये दो वर्ड दिख जाएं, ईएसओपी या ईएसपीपी, वैसे तो इनके नाम से ही पता चल रहा है दोनों में पहला वर्ड है एम्प्लॉई, ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉई। तो ये कौन से हेडिंग में जाना चाहिए?
ईबी, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ये सारे नाम से ही पता चल रहे हैं कि ये कहां जाने चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला आइटम है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। कौन सा आइटम है बेटा? फाइनेंस कॉस्ट। चलो ये भी याद करें। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा बेटा? आओ फाइनेंस कॉस्ट के बारे में जिक्र करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में आता है बेटा अपने इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो बेटा, इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं, चाहे वो लोन पे दें, चाहे वो डिबेंचर पे दें, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट पे दें, है तो एक ही बात ना, दे तो इंटरेस्ट ही रहे हैं, जेब से तो पैसा फाइनेंस के लिए ही जा रहा है। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो, मुद्दा तो तीनों का क्या है? फाइनेंस कॉस्ट ही है ना। नाम पढ़ के पता चल रहा है कि जहां इंटरेस्ट आ गया वो कौन सी कॉस्ट आ गई? फाइनेंस कॉस्ट। यहां पे ध्यान रखोगे तो सीख जाओगे कुछ। आ जाओ, वरना पेपर में वही याद आएगा बस। आओ, इसके अलावा इसमें क्या क्या आते हैं बेटा? इसके अलावा इसमें आते हैं, अगर अपन ने ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखवा रहा हूं, देखो इसमें एक टॉपिक आता है अपना क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद है वो एक नुकसान हुआ करता था, ज्यादा का वादा में दो तीर आते थे, क्रेडिट में जो तीर आता था उसका नाम होता था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या नाम होता था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो बैलेंस शीट में जाता था अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में। किसमें जाता था? अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। जो डेबिट का आइटम था, दो तीर आते थे, डेबिट वाला जो तीर था उसका नाम क्या था? लॉस ऑन इशू। तो बेटा डिस्काउंट ऑन इशू वर्ड हो या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, ये कहां आते हैं? अपने फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। इसके अलावा गारंटी चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस यानी फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा है ये, ठीक है। बैंक चार्जेस, नाम पढ़ के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है? आ रहा है? बस इतना काफी है आप लोगों के लिए। क्लियर है बेटा? अगला आइटम क्या होता है? डेप्रिसिएशन। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंस, सर जो चीज कहीं भी नहीं जाती वो अदर एक्सपेंस में आती है। फिर भी अदर एक्सपेंस की लिस्ट एक बार थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम की लिखनी जरूरी है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आओ बेटा, अदर एक्सपेंस की मैं लिस्ट के अंदर कुछ आइटम लिखवा रहा हूं, बहुत सारे आ सकते हैं। जो काम के हैं मैं बता रहा हूं, जो काम के नहीं है उन्हें लिख नहीं रहा, ओरली बताता हूं। बेटा जैसे एक वर्ड होता था, यहां ट्रेडिंग में आता था कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, वो क्या क्या वो एम्प्लॉय के लिए किया गया है? क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड है? क्या वो डेप्रिसिएशन है? नहीं। तो वो कहां आएगा? यहां। यानी अगर आप बोलो कैरेज, चाहे कैरेज या फ्रेट, कुछ भी वर्ड बोल सकते हो, अगर इसके साथ इनवर्ड लगा दोगे तो भी वो यही बनेगा, आउटवर्ड लगा दोगे तो भी यही। यानी अगर आप बोलो कैरेज इनवर्ड तो भी वो अदर एक्सपेंसेस है, आउटवर्ड तो भी वो अदर एक्सपेंस है। क्लियर है बेटा? क्या है? एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब यहीं पे आएंगे अब सारे आइटम, ठीक है बेटा। अच्छा, यही चीज अगर आप फ्रेट बोलो तो भी कॉन्सेप्ट यही है बेटा, फ्रेट का मतलब ही माल भाड़ा ही होता है। उसके अलावा रेंट, रेट, टैक्सेस, बेटा आपको कोई रेंट चुकाना है तो वो सारे आइटम भी कहां पे आएंगे? यहीं पे ही आएंगे। रेंट पे किया तो वो भी यहीं पे आया। अब कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट आइटम बताता हूं, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड। बेटा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इन तीनों में से कहीं आ सकता है क्या? नहीं। फाइनेंस से रिलेटेड है क्या डिस्काउंट अलाउड? नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड कहां आएगा? यहां पे। बेटा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ये कहां आएगा? सर ये भी इन तीनों में से कहीं नहीं आ सकता, तो कहां आएगा? अदर एक्सपेंस में आएगा। और डायरेक्टर के एक दो इंपॉर्टेंट आइटम बता रहा हूं बेटा। अच्छा, बैंक चार्जेस यहां नहीं आते बेटा, याद रखना, बैंक चार्जेस इसमें आएंगे, उसमें नहीं आएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये, है ना, बैंक चार्जेस। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड लिखवा दिया, ट्रेड एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा ध्यान से सुनना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये बेटा डेप्रिसिएशन वाले में नहीं जाएगा, ठीक है। ये कहां पे आएगा बेटा? अदर एक्सपेंस में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी। उसके अलावा दो आइटम याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर को दिया जाने वाला पैसा यानी डायरेक्टर फी, और ऑडिटर को दिया जाने वाला, ऑडिटर जानते हो कौन होता है? सीए जो अकाउंट्स चेक करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। डायरेक्टर को दिया जाने वाला पैसा भी यहीं आएगा, ऑडिटर को दिया जाने वाला पैसा भी यहीं आएगा। बाकी शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, बेटा शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ अगर हमने किए हैं तो यहीं आएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ अगर हमने किया है तो वो भी यहीं आएगा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट आइटम लिख दिए हैं, और भी अगर कोई नाम आ जाता है जो यहां पे कहीं पे भी नहीं आया तो वो कहां चले जाएगा?
अदर एक्सपेंस में। तो आप लोगों को ये लिस्ट याद करनी है, अगर कुछ समझना है पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर आज यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। पूछना है किसी को कोई आइटम? नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।